जैसे निहाल को याद आता है कि रूहानी की माँ तो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, वो झट से रूहानी की तरफ देखते हुए बोलता है, सॉरी मिस रूहानी, मुझे याद नहीं रहा कि मेरी बातों को सुनकर आपको तकलीफ होगी। जब निहाल ऐसा कहता है तो इस पर रूहानी बोलती है, आपको मुझसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर खुराना। अब तो यह बात की आदत पड़ गई है मुझे, इसीलिए बुरा नहीं लगता है। और फिर उस जैसी माँ के लिए मैं दुखी होकर अपनी लाइफ को सेट क्यों करूं, जिन्हें मेरी परवाह तक नहीं थी। पहले जो हुआ वो सब आप भूल जाइए मिस रूहानी, क्योंकि अब से आपकी भी माँ है, तो अब से इस बारे में आप कभी सोचिएगा भी मत। इतना कहते हुए निहाल रूहानी को अपने गले से लगा लेता है। अगली सुबह जब रूहानी की नींद खुली तो वो खुद को निहाल के सीने पर सर रखकर सोते हुए देख थोड़ा शर्मा गई और आहिस्ते से अपने सर को निहाल के सीने पर से उठा उसके चेहरे को देखने लगी और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, सोते हुए मिस्टर निहाल तो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। मैं वीना कितनी बुद्धू थी, इन्हें अपनी लाइफ से दूर करने चली थी, जबकि अब यही मेरी ज़िंदगी बन गए हैं। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे सही टाइम पर प्यार का एहसास दिला दिया, वरना मैं बेवकूफ़ों की तरह इनसे दूर हो जाती। रूहानी अभी ये सोच ही रही थी कि तभी निहाल एकदम से अपनी आंखें खोल रूहानी की कमर को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए बोलता है, मिस रूहानी, अगर आप मुझे इसी तरह से घूरती रहेंगी तो मुझे आपकी नज़र लग जाएगी। वैसे आपका इरादा क्या है? निहाल को एकदम से जगने के साथ ही फ्लर्ट करते देख रूहानी शर्माकर बोलती है, क्या मिस्टर निहाल, आप भी ना उठने के साथ ही शुरू हो गए। अब चलिए छोड़िए मुझे, सुबह हो गई है, बाहर बुआ माँ और माँ हम दोनों का इंतजार कर रही होंगी। छोड़िए मुझे। रूहानी है बोल निहाल के हाथ को अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी निहाल अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए रूहानी को अपने चेहरे के बेहद करीब खींच धीरे से बोलता है, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं आपको छोड़ दूं? बोलिए मिस रूहानी, मुझे जानना है कि मेरी वाइफी ये जो बोल रही है वो बस कहने के लिए है या फिर सच में वो चाहती है कि मैं उन्हें छोड़ दूं। अब तो रूहानी को कुछ कहते नहीं बन रहा था, क्योंकि सच तो यही था कि रूहानी भी निहाल के पास से नहीं जाना चाहती थी। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश थी, पर फिर भी वो बोली, हाँ मिस्टर निहाल, मुझे जाना है। अब आप छोड़िए मुझे। तो फिर ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप मुझे जल्दी से एक सुबह वाला प्यारा सा किस दे दीजिए और चले जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। निहाल इतना बोल रूहानी को देखने लगा। किस वाली बात को सुनते ही रूहानी का तो पूरा शरीर ही शर्म से गर्म होने लगा। वो झट से अपनी नज़र झुकाते हुए बोली, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना मिस्टर खुराना? आप ऐसे भी हैं, ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था। वैसे तो हर वक्त खड़ूस टाइप बनकर रहते थे, और अब तो मैं अभी भी बहुत डिसेंट लड़का ही हूँ मिस रूहानी। और फिर मैं किसी दूसरी लड़की से थोड़ी ना किस करने को बोल रहा हूँ। भाई आप मेरी पत्नी हैं और अपनी पत्नी से किस मांगना कोई गलत बात थोड़ी ना है। अब जितनी जल्दी आप मुझे किस करेंगी मैं आपको उतनी जल्दी छोड़ दूंगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको मेरी बाहों में रहने का मन है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज मिस्टर निहाल, आप भी ना, क्या सुबह सुबह शुरू हो गए, बाहर सभी लोग जग गए हैं, और ऐसे में अगर हम ऐसे ही कमरे में रहे तो वो सभी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जाने दीजिए ना मुझे। बिल्कुल नहीं, आप जो सोचें उनकी मर्जी। आपको अगर जाना है तो किस तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको किस करूँगी, पर एक ही शर्त पर कि आप अपनी आंखें बंद रखेंगे, और हाँ, मैं आपको गाल पर किस करूँगी। कोई बात नहीं, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं तैयार हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, आप जल्दी से मुझे किस दीजिए। यह बोल निहाल अपनी आंखें बंद कर लेता है, और जब रूहानी को लगता है कि अब निहाल अपनी आंखें बंद कर लिया है तो वो धीरे से उसके गाल की तरफ बढ़ने लगती है किस करने के लिए। उसे बहुत शर्म आ रही थी, पर साथ ही साथ खुशी भी हो रही थी। अभी वो निहाल के गाल पर किस करने ही वाली होती है कि तभी एकदम से निहाल अपनी आंखें खोल रूहानी के होठों की तरफ अपने होठ बढ़ा देता है और उसके होठ को कसकर अपने होठों में दबा लेता है, जिसके बाद दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को किस करने में डूब जाते हैं। सुबह के 7 बज चुके थे और निहाल रूहानी को किस करने में सब कुछ भूल चुका था। अभी वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज़ सुनते ही
रूहानी झट से निहाल को खुद से दूर करते हुए हड़बड़ाकर कहती है, लगता है दरवाजे पर बुआ माँ या फिर माँ आई होंगी। मैंने आपसे पहले ही बोला था मिस्टर निहाल कि मुझे जाने दीजिए, पर नहीं, आपको तो हर वक्त अपनी मनमानी करनी होती है। अब क्या सोच रहे होंगे वो लोग हम दोनों के बारे में? आप ही ना। अब हटिए और जल्दी से बाथरूम के अंदर जाइए। मैं दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ। रूहानी को इतना हड़बड़ाते हुए देख निहाल मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, मिस रूहानी, आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे कि आप अपने पति के साथ नहीं बल्कि किसी अजनबी के साथ हैं। अरे माँ और बुआ माँ सब समझती हैं। अब हम इतने दिनों के बाद जाकर एक दूसरे के हुए हैं तो कुछ वक्त तो टाइम स्पेंड करेंगे ही ना। कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। आप शांत हो जाइए। अब आप बोलना बंद कीजिए और जाइए बाथरूम के अंदर। रूहानी जैसे तैसे निहाल को बाथरूम के अंदर भेज देती है और फिर खुद जल्दी जल्दी अपने आप के कपड़े अच्छे कर दरवाज़ा खोलने चली गई। जैसे वो दरवाज़ा खोली, सामने खड़ी राखी को देख थोड़ा शर्माते हुए पूछी, राखी आप? हाँ भाभी मैं। अब क्या करूं? लगता है आप और निहाल भाई एक दूसरे में इतनी ज़्यादा खो गए हो कि आपको ये बात ही याद नहीं रही कि शायद अब सुबह के 7 बज चुके हैं और घर में सभी लोग जग चुके हैं। इसलिए माँ ने मुझे आप दोनों को जगाने के लिए भेजा है। नहीं नहीं राखी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो सुबह में आकर सोए थे ना, इसी वजह से थोड़ी आंख लग गई और नींद नहीं खुल पाई। पर मिस्टर निहाल बाथरूम गए हुए हैं। मैं भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आती हूँ। आप चलिए तब तक। वो तो मैं चली जाऊंगी भाभी, पर मैं इतनी भी नासमझ नहीं हूँ जो आप मुझे इस तरह से कुछ भी बोल देंगी और मैं आपकी बात मान लूंगी। मुझे आपके चेहरे पर यह शर्म साफ साफ दिख रहा है, पर आपको मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है भाभी। अरे आप तो ऐसे शर्मा रही हैं जैसे कि आप आज पहली बार भाई के साथ वो सब। अभी राखी इतनी बोली ही थी कि तभी बाथरूम से निहाल निकलते हुए बोला, अरे राखी तुम यहाँ पर? टॉपिक चेंज होते देख रूहानी के दिल की धड़कन कुछ शांत हुई और राखी जैसे ही वहां से गई, रूहानी तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर निहाल को घूर घूर कर देखने लगी। जिस पर निहाल कहता है, मिस रूहानी, आप मुझे ऐसी क्यों देख रही हैं? क्या हुआ? अच्छा, तो आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ? आज आपकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी राखी की बातों से। आप ना, जी तो चाहता है कि आपको ना कपड़े की तरह धो दूं। हाँ, बड़े आए किस करने वाले। अब आप आइएगा मेरे पास, फिर मैं आपको बताती हूँ। रूहानी चिढ़ते हुए ये बोलकर बाथरूम के अंदर चली जाती है, जिसको जाते हुए देख निहाल खुद के बाल में हाथ फेरते हुए बोलता है, क्या यार निहाल, आज तो मिस रूहानी काफ़ी गुस्से में लग रही हैं। एक किस की कीमत इतनी बड़ी पनिशमेंट होगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। पर जो भी हो, मैं मिस रूहानी से दूर तो नहीं रह सकता हूँ अब। उनकी हर सज़ा मंजूर है मुझे। अगर वो नहीं चाहती हैं कि मैं उन्हें किस करूँ, तो मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। पर उन्हें इस तरह खुद के रूठे तो नहीं रहने दे सकता हूँ। पर उन्हें मनाऊँ तो मनाऊँ कैसे? नीचे हॉल। रूहानी एक हल्के बादामी रंग की साड़ी पहने एकदम नई नई दुल्हन के जैसे सजे धजे नीचे आ बुआ माँ के पैर छू उनसे आशीर्वाद लेते हुए बोली, बुआ माँ, वो मेरी नींद नहीं खुल पाई आज, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। पर आगे से मैं डेली सुबह के 5 बजे उठ जाऊंगी। ये कहते कहते वो रुक्मणी जी के भी पैर छू आशीर्वाद लेने लगती है। तभी रुक्मणी जी उसके सर पर अपना हाथ रख उसे आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं रूहानी, कल तुम थकी थी तो आराम भी जरूरी था। और अब तो हम सब बस जल्दी से इस घर में एक नन्हे मेहमान के आने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों जीजी? रुक्मणी जी की ये कहते ही वसुंधरा जी भी मुस्कुराते हुए गंभीर हो बोली, हाँ रूहानी बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल सही बोल रही हैं। अब तुम दोनों को बच्चे की सोचना चाहिए। जितनी जल्दी हो इस घर को और हमें एक पोता या फिर पोती दे दो। जैसी ये सारी बातें रूहानी सुनती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और मन ही मन खुद में बोलती है, क्या बच्चा, इन लोगों को क्या हो गया है? ये अभी इस तरह से बच्चा मांग रहे हैं जैसे कि बच्चा कोई मार्केट में मिलता है। अरे एक तो अभी अभी हम दोनों को इस बात का एहसास हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ऊपर से अभी मेरी पढ़ाई भी तो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसे में बच्चा। रूहानी जब बुआ माँ और रुक्मणी जी को बच्चे वाली बात कहते सुनती है तो वो अंदर ही अंदर बड़ी घबरा जाती है और घबराते हुए सोचने लग जाती है। जब वसुंधरा जी उसे इस तरह चुप किसी ख्यालों में खोई हुए देखी तो मुस्कुराते हुए बोली, अरे रूहानी बहू, तुम क्या सोचने लग गई?
हम जो बोल रहे हैं वो तुम समझ रही हो ना। अब जल्दी से इस घर को एक बच्चा दे दो, फिर हमारे न्याल का परिवार पूरा हो जाएगा। इस वक्त रूहानी कुछ भी कहना सही नहीं समझी, इसीलिए वो बस बेमनी अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर अभी के लिए किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। किचन रूहानी चाय बनाने के लिए बर्तन को गैस पर चढ़ा दूध लेने फ्रिज के पास चली जाती है और फ्रिज से दूध का पतीला निकाल वापस गैस के पास आ खड़ी हो जाती है और अपनी सोच में डूबे बिना किसी कपड़े के गर्म बर्तन को छू लेती है। और जैसे ही वो उस गर्म बर्तन को छूती है, एकदम से दर से करा जाती है। उसकी आवाज़ सुनते ही वहीं से गुजर रही राखी दौड़कर किचन में आ जाती है और पूछती है, भाभी क्या हुआ आपको? आप इस तरह से आवाज़ क्यों की? कुछ हुआ क्या? अरे नहीं राखी, वो बस गलती से मैंने गर्म बर्तन को बिना कपड़े के ही छू लिया, तो इसीलिए मैं ठीक हूँ। आप बाहर चलिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है भाभी, अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। ये कहते हुए राखी वहाँ से चली गई और उसके जाने के बाद रूहानी धीरे से बोली, अब आपको क्या बताऊँ राखी कि मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ। पता नहीं भगवान जी ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों करते हैं। जरा सी खुशी मिलती नहीं मुझे कि एक नई परेशानी पहले से ही मेरी ज़िंदगी में आकर खड़ी हो जाती है। अब कितने दिनों तक मैं माँ बुआ माँ को इस बच्चे वाली टॉपिक से भटकाते रहूँगी। आज तो वो मुस्कुराकर बात कर रही थी, पर अगर उन्हें जल्दी बच्चे की खुशखबरी नहीं मिलेगी तो वो गुस्सा होने लग जाएंगी। और फिर अभी मैं मिस्टर निहाल के साथ टाइम ही कितना स्पेंड की हूँ। खैर इस बारे में मुझे मिस्टर निहाल से समय देखकर बात करना होगा। फिलहाल सभी को चाय दे देती हूँ। रूहानी एक ट्रे लिए किचन से बाहर आ हॉल की तरफ बढ़ जाती है और सभी को चाय देने लगती है। तभी राखी बोलती है, अरे भाभी निहाल भाई चाय नहीं पियेंगे क्या? वो अभी तक नीचे नहीं आए हैं। हो सकता है राखी कि वो अपने कोई ऑफिस के काम में लग गए हों। मैं चाय उनके कमरे में ही दे देती हूँ। हाँ ये सही रहेगा। रूहानी बस हल्का सा स्माइल करते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है और जब वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है तो सामने निहाल को सोफे पर बैठ अपने लैपटॉप में कुछ काम करते देख बोली, मिस्टर निहाल आप नीचे क्यों नहीं आए? ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। ये कहते हुए रूहानी चाय वाली ट्रे निहाल की तरफ बढ़ा देती है। निहाल भी मुस्कुराते हुए चाय का कप उस ट्रे से उठा लेता है। उसके चाय लेते ही रूहानी वापस दरवाजे की तरफ जाने के लिए मुड़ जाती है। तभी निहाल अपने दूसरे हाथ से रूहानी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, एक मिनट मिस रूहानी। इस तरह रोकते हुए देख रूहानी निहाल से पूछती है, क्या हुआ मिस्टर निहाल? कोई काम था क्या? वो सब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर मेरी बगल में बैठिए। निहाल क्या बात करने वाला था रूहानी को समझ नहीं पा रही थी और थोड़ा हैरानी भरे भाव के साथ वो सोफे पर निहाल की बगल में बैठ जाती है और फिर बोलती है, अब बताइए मिस्टर निहाल, आपको मुझसे सुबह सुबह क्या बात करनी है? मिस रानी, आज सुबह आप मेरी वजह से नाराज हो गई थी ना, इसीलिए उसके लिए सॉरी। निहाल की सॉरी सुनते ही रूहानी को अचानक सुबह कही बात याद आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या मिस्टर निहाल, आप अभी भी उस बात के लिए सॉरी बोल रहे हैं? सच्ची बताऊं, मैं तो उस बात को कभी का भूल गई थी। तो ये बात करनी थी आपको। रूहानी ये कहते हुए निहाल की तरफ बड़ी ही मासूम भरी नजरों से देखने लगी। तभी निहाल थोड़ा गंभीर हो रूहानी के एक हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, नहीं मिस रूहानी, मुझे आपसे सिर्फ ये बात नहीं करनी थी। दरअसल मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी है जो जरूरी है हम दोनों के लिए, खासकर आपके लिए। निहाल को इतने गंभीर हो इस तरह से बातें बोलते देख रूहानी को अब थोड़ा घबराहट होने लगा था। इसीलिए वो घबराई हुई आवाज में ही पूछी, आप किस बात के बारे में बोल रहे हैं मिस्टर निहाल? क्योंकि आपकी कोई भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऐसी कौन सी बात है जो हम दोनों के लिए जरूरी है? रूहानी जैसे ही ये पूछती है, निहाल एकदम से बोल पड़ता है, मिस रूहानी, मैं बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ही निहाल ये बोलता है, उसकी बातों को सुन रूहानी पूरी तरह शौक रह जाती है और निहाल के हाथों से चिढ़ते हुए अपना हाथ छोड़ा थोड़ा गुस्से में कहती है, ओह, तो आपको भी बच्चा चाहिए? वाह। रूहानी इस वक्त बस अकेला रहना चाहती थी क्योंकि उसे लगा कि शायद निहाल भी उससे बच्चे के बारे में ही बात करने वाला है। इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आ गया था और वो सोफे पर से उठ गुस्से से कमरे से बाहर जाने लगी।
लेकिन तभी निहाल रूहानी की कलाई को फिर से अपने हाथों में पकड़ लेता है, जिससे रूहानी गुस्से में बोलती है, प्लीज मिस्टर निहाल, इस वक्त मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपसे इस समय कोई भी बात नहीं करनी है। रूहानी अपने हाथ को इतना बोल बार बार खींचने लगी ताकि निहाल के हाथों से खुद के हाथ को छुड़ा पाए, लेकिन तभी निहाल उसे एकदम से अपने करीब खींच लेता है, जिस वजह से रूहानी पूरी तरह से निहाल की गोद में जा बैठ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से निहाल के चेहरे के करीब था। तभी निहाल काफी रोमांटिक अंदाज में रूहानी की नाक से अपना नाक सटाते हुए धीमे से बोला, मैंने आपका हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है मिस रूहानी। निहाल के करीब होने से रूहानी खुद को संभाल नहीं पा रही थी और उसकी सांसें काफी तेज चलने लगी थी। लेकिन तभी रूहानी खुद पर कंट्रोल रखते हुए बोली, देखिए मिस्टर निहाल, आपके इस हीरो जैसे डायलॉग देने से आप हीरो नहीं बन जाएंगे, इसीलिए मेरा हाथ छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। बस सभी को मुझसे बचा ही तो चाहिए। अब तो आपका भी यही ख्वाहिश है क्यों? यही तो प्रॉब्लम है ना मिस रूहानी आपकी। आप मेरी बातों को सुनने से पहले ही खुद डिसाइड कर लेती हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। क्या मैंने आपसे ये बोला कि मुझे बच्चा चाहिए? भले ही डायरेक्टली नहीं बोला आपने, पर मतलब तो यही है ना। मतलब कि अभी हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिले नहीं कि आपको बच्चा चाहिए। रूहानी की इतनी बेतुकी बातों को सुन निहाल झट से अपने हाथों को उसके मुंह पर रख दूसरे हाथों से कमर को और कसकर पकड़ते हुए कहता है, आप अपना ये बच्चों वाला दिमाग चलाना बंद कीजिए मिस रूहानी, और पहले मेरी पूरी बात सुनिए। निहाल ये बोल रूहानी की आंखों में देखने लगा, जिससे रूहानी अपनी आंखें बड़ी करते हुए इशारा करते हुए बोली, अब बताइए भी तो क्या बोलना है आपको। मिस रूहानी, मैं अभी कोई बच्चा नहीं चाहता हूँ। मैं तो आपको ये बताने वाला था कि आप मेरी बुआ माँ और माँ की बातों को सुन इतना परेशान मत होइए, क्योंकि उन लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्हें नहीं पता है कि पहले हमारे बीच कैसा रिश्ता था, तो उनकी बातों को इतना दिल से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी आप। निहाल इतना कहते हुए रूहानी के होठों पर से अपना हाथ हटा लेता है और एक रोमांटिक सी स्माइल देते हुए रूहानी के चेहरे को बस देखे जा रहा था। तभी रूहानी थोड़ा अफसोस भरी नजरों से निहाल से बोली, आई एम सॉरी मिस्टर निहाल, वो जब से आई हूँ तब से माँ और बुआ माँ की बच्चों वाली बात इतनी सुनी है कि मुझे लगा शायद आप भी यही चाहते हैं। बस इसीलिए थोड़ा गुस्सा आ गया मुझे, और सच में मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ और बेकार में आप पर गुस्सा कर बैठी। अच्छा मिस रोहनी, एक तो आपने मुझ पर इतना गुस्सा किया और सच जानने के बाद आप चाहती हैं कि आपके इस एक छोटे से सॉरी से मैं आपको माफ़ कर दूं। अच्छा आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी हर बात मानूंगी। अब मैंने गलती की है तो मैं उसकी भरपाई भी करूंगी। आपके लिए नाश्ता बनाकर लाऊं? आपको क्या स्पेशल खाना है बताइए, मैं बनाकर लाती हूँ। रूहानी एक के बाद एक फरमाइश निहाल से पूछे जा रही थी, पर निहाल उसकी सारी बातें सुनने के बाद बोला, मुझे ना तो कोई स्पेशल नाश्ता चाहिए और ना ही कुछ और मिस रूहानी। तो फिर क्या चाहिए आपको मिस्टर निहाल? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अब आप ही बता दीजिए ना कि आपको क्या चाहिए। पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि मुझे जो चाहिए आप मुझे वो देंगी। हाँ दूंगी। अब बताइए भी तो, मैं तो सोच सोच कर थक गई। समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको चाहिए क्या। जब रूहानी ये बात कहती है तो निहाल मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों से रूहानी की कमर को और टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मुझे एक किस चाहिए मिस रूहानी, आपके होठों का। जैसी रूहानी किस वाली बात सुनती है उसकी तो सांसें एकदम से गर्म होने लगती हैं और शर्म के मारे चेहरा पूरी तरह टमाटर जैसा होने लगा, जिसे देख निहाल मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ मिस रोहानी, आपको मैं जब भी किस करने वाली बात बोलता हूँ तभी आपके चेहरा टमाटर जैसे लाल होने लगता है। पर याद है आपको हमारी फर्स्ट किस तरह से आपने मुझे बिना मेरी मर्जी के चूमा था? क्या आज फिर से आप मुझे किस करेंगी? अब तो रूहानी का पूरा शरीर पूरी तरह से गर्म हो गया था और उसे एक झटके में वो पहली किस भी याद आ जाती है जब उसने अनजाने में ही निहाल के होठों को चूम लिया था। ये सब सोचते ही उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो खुद की धड़कनों को शांत करने के लिए निहाल की गोद से उठकर कमरे से भागने लगी। लेकिन वो निहाल के पास से दूर हो पाती उससे पहले ही निहाल उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है
और पीछे खुद खड़ा हो बोलता है, क्या हुआ मिस रूहानी? अभी तो आपने ही बोला था ना कि मैं जो भी आपसे मांगूंगा आप वो मुझे देंगी। तो फिर अब इस तरह से बगैर मुझे मेरा इनाम दिए कहाँ जाने लगी? निहाल बोले जा रहा था और उसके कदम एक एक कर रूहानी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे, जिससे रूहानी की सांसें और भी तेज हुई जा रही थीं। वो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से कसकर पकड़ खुद को शांत करते हुए मन ही मन बोली, रूहानी, ये तू इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रही है? मिस्टर निहाल ने एक किसी तो मांगा है, तू एक इसमें ही इतना ज़्यादा नर्वस हो रही है। और अगर मिस्टर निहाल वो सब चाहते तो ये सब सोच रूहानी तो सच में पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। तभी पीछे से निहाल ने रूहानी की कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसकी गर्दन पर अपना होंठ रख दिया और धीरे से रूहानी के कान में बोला, आई लव यू मिस रूहानी। यह सुन रूहानी अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और निहाल के स्पर्श को महसूस करते हुए अपनी दोनों आंखें बंद कर खड़ी हो गई। निहाल अभी रूहानी की गर्दन पर एक प्यारा सा किस किया ही था कि तभी बुआ माँ की तेज आवाज़ की वजह से रूहानी एकदम से हड़बड़ा गई और निहाल से खुद को दूर करते हुए मुस्कुराकर बोली, अब लगता है मिस्टर निहाल कि भगवान जी भी नहीं चाहते हैं कि आपको वो मिले जो आप चाहते हो। इसीलिए तो मेन टाइम और बुआ माँ का बुलावा आ गया। मैं तो चली अब। आप यहीं बैठकर अपने ख्यालों में ही मुझे किस कर लीजिएगा। रूहानी हंसते हुए यह बात बोल कमरे से चली गई। उसके इस तरह से जाने के बाद निहाल खुद में ही मुस्कुरा पड़ा और एक नज़र ऊपर देखते हुए खुद में बोला, क्या भगवान, कितनी मुश्किल से तो मिस रूहानी के करीब जा पाता हूँ और उसी वक्त आप ना कोई काम भेज देते हो जिस वजह से वो फिर से मुझसे दूर हो जाती है। पर ज़्यादा दिनों तक मैं आपको खुद से दूर नहीं रहने दूंगा मिस रूहानी। किस तो आज रात तक मैं आपसे लेकर ही रहूंगा। फिर अभी तो सिर्फ सुबह की शुरुआत हुई है। नीचे हॉल में रूहानी मुस्कुराते हुए कमरे से नीचे आ सभी के सामने खड़ी हो गई और थोड़ा गंभीर हो पूछी, हाँ बुआ माँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या? हाँ रूहानी बहू, दरअसल हम सोच रहे हैं कि आज हम सभी तुम्हारे हाथों का कटहल की सब्जी और कचौड़ी खाएं। तो एक काम करो, आज तुम नाश्ते में हम सभी के लिए वही बना दो। वैसे भी कटहल की सब्जी खाए काफ़ी दिन हो गए हैं। आज मन हो रहा है तुम्हारे हाथों का बना खाना खाने का। देखो तो तुम कितना अच्छा सब्जी बनाती हो। वैसे तो हमें पता ही है कि हमारे निहाल ने एक बेहद ही गुणवान बहू ढूंढी है हमारे लिए, पर आज देखना भी चाहते हैं। जैसे ही बुआ माँ अपनी बात पूरी करती हैं, उनकी बातों को सुनने भर से ही रूहानी के माथे पर पसीना आ जाता है। अभी तक जो शर्म के मारे मुस्कुरा रही थी, एक ही पल में बुआ माँ की डिमांड सुन स्तब्ध रह गई और मन ही मन सोचने लगी, हो गया बनता डार। अरे मैंने कभी कटहल काटी तक नहीं है तो बनाऊंगी कहाँ से? उस दिन ही मशरूम की सब्जी मिस्टर निहाल ने बनाकर मुझे बचा लिया था और आज अब यह रूहानी बुआ माँ की बात मानकर उसे तो हाँ बोल दी थी, पर खुद में काफ़ी ज़्यादा परेशान किचन में इधर से उधर चले जा रही थी और खुद में ही बातें भी कर रही थी। अब क्या करेगी तू रूहानी? बाहर बोल तो आई है बुआ माँ से कि उन्हें कटहल की सब्जी बनाकर खिलाएगी, पर तुझे तो सही से रोटी बनाना तक नहीं आता है, तो कटहल की सब्जी क्या खाक बनाएगी? और अगर मिस्टर निहाल से भी हेल्प लेने की सोची, तो अगर गलती से भी बुआ माँ या फिर माँ ने देख लिया तो फिर से उन्हें दुख पहुंचेगा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ भगवान? क्या बहू बनना इतना ज़्यादा मुश्किल काम है? रूहानी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, पर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो बोल रहा था, अगर सच्चे दिल से भगवान को याद किया है तो भगवान जी तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे बच्ची। यह आवाज़ सुनते ही रूहानी झट से किचन के पीछे वाली खिड़की की तरफ घूमकर देखने लगती है और जैसे ही खिड़की के बाहर निहाल को खड़ी देखती है, वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और हड़बड़ाते हुए दौड़कर खिड़की के पास जा धीरे से बोलती है, मिस्टर निहाल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना कि आज बुआ माँ और फिर माँ ने अगर आपको किचन में देख लिया तो बेवजह गुस्सा हो जाएंगी और इस बार मैं उन्हें अपनी वजह से और नाराज़ नहीं होने दे सकती हूँ। तो आप चुपचाप जाइए यहाँ से, मैं खुद कोई रास्ता निकाल लूँगी। निहाल रूहानी की पूरी बात सुनने के बाद एक प्यारी सी स्माइल देते हुए खिड़की से चोरों की तरह अंदर घुस रूहानी के सामने खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को पैंट की जेब में डालते हुए कहता है, आप कब से इतनी समझदारी वाली बातें करने लगी मिस रूहानी? मुझे नहीं पता था कि मेरी संगत में रहकर आप इतनी जल्दी बड़ी हो जाएंगी।
मिस्टर न्याल, देखिए इस वक्त मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सच बता रही हूँ। आपको मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ यहाँ से जाइए। रूहानी इतना बोल निहाल को बाहर जाने के लिए पुश करने लगती है, लेकिन तभी निहाल एकदम से अपनी पैंट की जेब से एक हाथ निकालते हुए रूहानी की कमर को पकड़ता है और उसे जोर से अपनी ओर खींच लेता है, जिस वजह से रूहानी का सीना एकदम से निहाल के सीने से जा टकराता है और दोनों के चेहरे बेहद एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। तो मिस रूहानी, आप अभी क्या बोल रही थी कि मैं अपनी बीवी की हेल्प ना करूं? और क्या आप मुझे बताएंगी कि एक हस्बैंड अपनी बीवी की हेल्प क्यों नहीं कर सकता है, वो भी तब जबकि बीवी इतनी हॉट और सेक्सी हो? निहाल जैसे ही रूहानी को हॉट और सेक्सी बोलता है, ये सुन रूहानी एकदम से चिढ़ते हुए निहाल के सीने पर अपने हाथों से मारने लगती है। तभी निहाल अपने दूसरे हाथ से तुरंत उसके हाथों को कसकर पकड़ उसके होठों के बेहद करीब जाते हुए कहता है, आपको इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस रूहानी। मैं सब संभाल लूँगा। ना तो मुझे बुआ माँ देखेंगी और ना ही माँ। बस आप यहाँ दरवाजे पर खड़ी देखिए कि कोई अंदर की तरफ तो नहीं आ रहा है। बाकी का मैं सब संभाल लूँगा। अब आप मुझे प्यार तो करने नहीं देती हैं, तो कम से कम हेल्प तो कर लेने दीजिए। ये बात जब रूहानी सुनती है तो वो निहाल की आंखों में देखने लगती है, जैसे कि उसे ये बात सुनकर बहुत अजीब सा लगा। लेकिन तब तक निहाल अपने काम पर लग चुका था। वो रूहानी को एक साइड में खड़ा कर जल्दी जल्दी कटहल की सब्जी बनाने में जुट गया। रूहानी बस निहाल को ही देखे जा रही होती है और मन ही मन खुद में सोचती है, मिस्टर निहाल मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्हें किस तक करने से पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ती है। क्या मैं उनके साथ सही कर रही हूँ? आखिर में उन्हें भी हक है मुझे प्यार करने का। कब तक मैं इन्हें खुद से दूर रखूंगी? पर मैं करूं भी तो क्या? ये सब इतना अजीब सा है। ऊपर से कोई ऐसा भी नहीं है जिससे मैं ये सारी बातें खुलकर कर सकती। वो मुझे सही रास्ता दिखाता। क्या सनाया से इस बारे में बात करूं? रूहानी जिस तरह से निहाल को देखे जा रही है, यह बात निहाल नोटिस कर मुस्कुराते हुए कहता है, मिस रूहानी, अगर आप इसी तरह से मुझे घूरती रहेंगी तो फिर मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा और फिर खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आप मुझे इस तरह से मत घूरिए। जैसे ये बात निहाल कहता है, उसकी बात को सुनते ही रूहानी पूरी तरह से शर्मा जाती है और हड़बड़ाकर अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती है, मुझे इतना फालतू का समय नहीं है कि जो मैं खड़ी हो आपको ही घूरती रहूंगी। मैं बाहर नज़र रखे हुए थी। आप जल्दी से निकलिए यहाँ से। सब्जी वैसे भी ऑलमोस्ट बन ही चुकी है। बाकी का मैं खुद हैंडल कर लूंगी। चूंकि रूहानी ने किचन का सारा काम खत्म कर लिया था, अभी नाश्ते का समय भी हुआ नहीं था, इसीलिए वो अपने बेडरूम में आ गई और बेड के एक सिरे पर बैठ अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को बार बार देख खुद में बोले जा रही थी, क्या करूं? सनाया को कॉल करूं, उसे ही इस सब के बारे में पूछूं या फिर? वो अभी कंफ्यूज खुद में बातें कर ही रही थी कि तभी कमरे के अंदर निहाल ऑफिस जाने के लिए रेडी होने आ गया। और जब उसकी नज़र रूहानी की ओर जाती है और उसे कुछ सोचते हुए देखता है, तो वो उसके सामने जा पूछता है, क्या हुआ मिस रूहानी? आप कुछ परेशान सी दिख रही हैं। कोई बात है क्या? अब तो आपका नाश्ता भी बन गया है, तो किस बात की वजह से आप परेशान हो रही हैं? निहाल को देखते ही रूहानी एकदम से बेड पर से उठ खड़ी हो जाती है और झूठ कहते हुए बोलती है, मैं कहाँ परेशान हूँ मिस्टर निहाल, और मैं परेशान क्यों होंगी? बेकार में अपना दिमाग मत लगाइए। वो मुझे आप सब जने के लिए नाश्ता लगाने जाना है, तो मैं जा रही हूँ। आप भी तैयार होकर नीचे आ जाइए। क्योंकि अब रूहानी निहाल से क्या ही बोलती कि वो किस बात को लेकर इतना उलझन में थी, इसीलिए उससे दूर जाने के लिए कमरे से जाने लगी। लेकिन तभी निहाल रूहानी की कलाई को पीछे से पकड़ लेता है, जिस वजह से रूहानी एकदम से रुक गई और उसकी सांसें काफ़ी तेज हो गईं। ये मिस्टर निहाल बार बार क्यों मेरे दिल की धड़कन को तेज कर देते हैं? मैं जितनी कोशिश करती हूँ अपने आप को नॉर्मल रखने की, इनका स्पर्श मुझे उतना ही बेकाबू करने लगता है। प्लीज भगवान जी, ये सब मन में बोल रूहानी बिना निहाल की तरफ देखे ही बोली, प्लीज मिस्टर निहाल, मुझे काम है, जाने दीजिए मुझे। तभी निहाल थोड़ा गंभीर हो कहता है, दरअसल मिस रूहानी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए इस तरह रोक लिया। आज राठी सर का मुझे कॉल आया था। जैसे ही रूहानी सर का नाम सुनती है तो एकदम से पीछे पलट निहाल के चेहरे को काफ़ी हैरानी के साथ देखने लगती है
और पूछती है, राठी सर, पर वो क्यों कॉल किए थे? क्या उन्होंने मेरी कोई कंप्लेन करी है? एकदम मासूम चेहरे के साथ रूहानी पूछी। उसे देख निहाल को हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, सर ने आपकी कोई कंप्लेन नहीं करी है मिस रूहानी, बल्कि उन्होंने आपकी तारीफ करने के लिए मुझे कॉल किए थे। आप आजकल कुछ ज़्यादा ही मन लगाकर पढ़ाई करने लगी हैं, जिस वजह से आपके सर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, दरअसल मैं तो जैसे पहले पढ़ा करती थी उसी तरह अभी भी पढ़ती हूँ, पर हाँ अब थोड़ा ध्यान देकर पढ़ती हूँ, तो शायद इसी वजह से सर खुश हैं। ये कहते हुए रूहानी एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिसे देख निहाल भी मुस्कुराने लगा। रूहानी को इस तरह हंसते देख निहाल के दिल में हलचल होने लगी और वो रूहानी की कमर में अपना हाथ डाल बड़े ही हक के साथ उसे अपने सीने से सटा लेता है और अपने दूसरे हाथों से रूहानी के चेहरे पर आ रहे बालों को बड़े ही प्यार के साथ पीछे करने लगता है। जब रूहानी ये देखती है तो उसका पूरा शरीर फिर से गर्म होने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हो जाती है। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, तुरंत निहाल को अपने आप से थोड़ा दूर धकेल तेजी से कमरे से निकल जाती है और सीधे किचन में जाने के बाद ही रुकती है। किचन। रूहानी एकदम से अपनी सांसों को शांत करने की कोशिश करने लगती है और बिना कुछ ज़्यादा सोच विचार किए खुद में कहती है, नहीं रूह, अगर तुम इतना सोचोगी तो फिर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगी। एक बार सनाया से इस मैटर पर बात करके देखती हूँ। हो सकता है ना कि उसे मेरी प्रॉब्लम समझ आ जाए और वो कोई हल बता दे। हाँ, उसे कॉल कर ही लेती हूँ। इतना खुद में बड़बड़ाती रूहानी तुरंत सनाया को कॉल लगा लेती है और कुछ रिंग होने के बाद सनाया कॉल रिसीव करते हुए बोलती है, क्या बात है डियर रूह, आज इतने दिनों के बाद तुझे मेरी याद आ गई। लगता है जरूर मेरी रूह को कोई तो बात परेशान कर रही है, तभी उसे अपनी दोस्त की याद आई है। प्लीज सनाया यार, तुझे जितनी शिकायत करनी है कर लेना, पर सच में मैं इस वक्त काफी ज्यादा उलझन में हूँ। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे अपने मन की बात कर सकूं, इसीलिए तुम्हें ही कॉल लगा लिया। रूह, तू ठीक तो है ना? तू सच में कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना? और मिस्टर खुराना, वो तुम्हें परेशान तो नहीं करते हैं ना? अरे बता ना कुछ, तू चुप क्यों है रूह? सनाया को लगा शायद रूहानी खुराना मेंशन में खुश नहीं है और उसका पति उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वो घबराकर ये पूछी। तभी रूहानी कहती है, प्लीज सनाया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और हाँ, तू इस तरह बेवजह मिस्टर निहाल को कुछ मत कह, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है मुझे। जैसे ये बात सनाया सुनती है, वो 1 मिनट के लिए स्तब्ध रह जाती है और फिर अगले ही पल हंसते हुए पूछती है, क्या बात है रूह डार्लिंग, मतलब जो मिस्टर खुराना तुम्हें कुछ दिनों तक जरा भी पसंद नहीं था, उसे देखना तक नहीं चाहती थी, आज उनके खिलाफ जरा सी बात नहीं सुन पा रही हो कहीं तुझे? तभी रोहानी थोड़ा शर्माते हुए बोल पड़ती है, हाँ सनाया, तू जो समझ रही है वो बिल्कुल सही है। मैं मिस्टर निहाल से प्यार करने लग गई हूँ और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। क्या मतलब तुम दोनों के बीच प्यार भी हो गया और तुम ये बात अपने दोस्त को बताना भी जरूरी नहीं समझी? ये बात गलत है रूह। अरे अरे सनाया, तुम इस तरह नाराज क्यों होने लगी? अभी अभी तो हमारे बीच प्यार का इजहार हुआ ही है, तो फिर ये बात मैं तुम्हें पहले कैसे बता देती? अच्छा ये सब छोड़ो ना, मुझे तुम्हें कुछ और बात करनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किससे ये बातें शेयर करूं, इसीलिए तुम्हें कॉल लगा दी। हाँ रूह, बोलो ना, क्या बात करना चाहती हो तुम? तब रूहानी एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, सनाया, वो दरअसल अब जबकि मिस्टर निहाल और मेरे भी सब सही हो गया है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार भी करने लगे हैं, पर जब भी मिस्टर निहाल मेरे करीब आना चाहते हैं तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं पूरा नर्वस होने लगती हूँ और ना चाहते हुए भी उन्हें खुद के करीब आने से रोक देती हूँ। वैसे मिस्टर निहाल मेरी भावनाओं का बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए उन्होंने अभी तक मेरे साथ वो, तू समझ रही है ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ सनाया? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अच्छा, तो तेरी परेशानी की असली वजह यह है। वैसे तुम्हें एक बात बोलूं रूह? हाँ बोलो ना। इस दुनिया में कई ऐसे लड़के प्यार करने वाले होते हैं जो प्यार उस वक्त तक ही एक लड़की से करते हैं जब तक लड़की उसे अपने करीब आने देती है, और अगर एक बार लड़की ने उसे मना कर दिया तो फिर अगले ही दिन उनका ब्रेकअप हो जाता है। पर मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुझे प्यार करने वाला एक सच्चा और अच्छा इंसान है।
सच में मिस्टर निहाल तुझे प्यार करते हैं, ना कि तेरे शरीर को। तभी तो वो तेरी इच्छाओं की कदर करते हैं, वरना वो चाहते तो कभी का तेरे साथ वो सब कर चुके होते और तू उन्हें रोक भी नहीं पाती वो सब करने से, क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी हो। पर उसके बावजूद भी वो तुम्हें समझते हुए अपनी फीलिंग्स को तुम पर थोपना नहीं चाहते हैं। वही तो सनाया, ये सब मैं जानती हूँ। मुझे पता है कि मिस्टर निहाल सच में बहुत अच्छे इंसान है। तभी तो मुझे उनसे कब प्यार हो गया, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। पर मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या मुझे उनकी तरफ एक कदम बढ़ा लेना चाहिए। बिल्कुल रूह, इसमें सोचने वाली क्या बात है। जब मिस्टर खुराना तुम्हारे लिए इतना सोचते हैं, तुम्हारी फीलिंग्स को समझ ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जिससे तुम्हें तकलीफ हो, तो क्या तुम उनकी खुशी के बारे में नहीं सोच सकती हो? और ऐसा भी तो नहीं है ना कि तू नहीं चाहती कि वो तेरे करीब आए, तुझे प्यार करें। बस तू उनके करीब आने से नर्वस हो जाती है। और ये तो फर्स्ट टाइम सभी लड़कियों के साथ होता है। पर तुझे पता है, अगर तू खुद को अपने पति को सौंप देगी तो वो खुद ही तेरी भावनाओं को समझेगा और तुम्हारी नर्वसनेस खत्म कर देगा। तू बस बिना ज़्यादा सोचे समझे बढ़ा ले अपना कदम। क्या सच में सनाया? रूहानी को इतना घबराए हुए देखते सनाया को बहुत हंसी आ रही थी और वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोली, ओ मेरी रूह डार्लिंग, तू इतना शर्मा रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और फिर मैं तो ये सोच सोच कर खुशी के मारे पागल हुई जा रही हूँ कि आज तेरी मिस्टर खुराना के साथ फर्स्ट नाइट होने वाली है। अमेजिंग डियर। तू चुप कर बेशरम। अच्छा अभी मैं कॉल रखती हूँ, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूँगी। अच्छा अच्छा सुन रूह डार्लिंग, जब तू अपने उनसे मिलेगी तो उन्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट देना, देखना वो बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा बाय। रूहानी इतना बोल झट से कॉल कट कर देती है और खुद में शर्म से हल्के मुस्कुराते हुए बोली। रात के करीब 10 बज चुके थे। निहाल रोज की तरह ही ऑफिस से 10 बजे घर लौट आ चुका था, पर अभी तक सभी घर वाले खाना खाकर सो गए थे। इसलिए निहाल भी बिना नीचे रुके सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। जब वो अपने कमरे के बाहर पहुंचा तो पूरा कमरा एकदम से अंधेरा हुआ पड़ा था। और जब उसने कमरे में अंधेरा देखा तो थोड़ा सोचते हुए खुद में ही बोला, बड़ी अजीब बात है। आज से पहले तो मिस रूहानी इस तरह से लाइट ऑफ करके नहीं सोती थी, पर आज उन्होंने पूरे कमरे को ही अंधेरा कर दिया है। सब ठीक तो है ना? ये सोचते हुए रूहानी के लिए फिक्रमंद होते हुए निहाल उसे आवाज दे कमरे के अंदर चला गया। लेकिन अभी वो एक दो बार ही रूहानी को आवाज दिया था कि तभी एकदम से कमरे की सारी लाइट एक साथ ऑन हो गई और उस कमरे का नजारा देख निहाल पूरी तरह से स्तब्ध हो गया था। वो अपने आगे पीछे घूम घूम कर कमरे को देखे जा रहा था। पूरा कमरा गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ था और चारों तरफ झालर लगे हुए थे जिसमें रंग बिरंगी लाइट जल रही थी। टेबल पर बेहद ही खूबसूरती से मोमबत्ती जलाया गया था। पूरे कमरे को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उनकी फर्स्ट नाइट हो। जब निहाल ये सब देखता है तो वो थोड़ा परेशान होते हुए रूहानी को ढूंढने लगता है और तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है, जिसकी आहट से निहाल उस तरफ मुड़कर देखने लगता है। एक पल को तो मानो निहाल पूरी तरह से हिल ही चुका था। रेड सीफोन की साड़ी में लिपटी रूहानी, होठों पर डार्क लाल लिपस्टिक और हाथों में भरी हुई लाल रंग की चूड़ियां, माथे पर छोटी बिंदी के साथ खुले काले बाल उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रही थी। इतनी खूबसूरत बीवी को देख निहाल के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ चले और वो रूहानी के सामने आ खड़ा हो गया। निहाल के कदम पास आते ही रूहानी फिर से नर्वस होने लगी, पर इस बार उसने ठान लिया था कि वो निहाल के लिए ये सब करेगी। उसे वो खुशी देगी जिसका वो हकदार है। इसीलिए वो अपने दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी बना लेती है और अपनी नज़रें थोड़ी नीची कर उसी तरह खड़ी रहती है। निहाल बेहद ही रोमांटिक अंदाज में रूहानी की कमर में हाथ डालते हुए उसे जोर से अपने करीब खींच लेता है, जिस वजह से उन दोनों के सीने एक दूसरे से जा टकराते हैं। तभी वो पूछता है, क्या बात है मिस रूहानी, आज कहीं आपका हमें मारने का इरादा तो नहीं है ना? इतनी हॉट बनकर अगर हमारे सामने आएंगी तो फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सोच लीजिए। निहाल की बातों को सुन रूहानी को शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर बोली, तो आपको खुद को कंट्रोल करने को बोला किसने है? मतलब मैं समझा नहीं। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती हैं कि आज मैं आपके साथ वो सब कर सकता हूँ जो जो
पर मिस्टर निहाल, मुझे शर्म आ रही है। आप इस तरह की बातें मत बोलिए। रूहानी इतना बोल चुप हो जाती है। तभी निहाल अपने दूसरे हाथ से रूहानी के चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाता है और उसके खूबसूरत होठों को अपने अंगूठे से थोड़ा छूने लगता है, जिस पर रूहानी को बहुत ज्यादा ही नर्वसनेस होने लगती है। इसीलिए वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। पर अभी निहाल उसके होठों को चूमता उससे पहले ही वो खुद को कंट्रोल कर रूहानी के सर पर एक प्यारा सा किस करते हुए बोला, मिस रूहानी, आपको मेरे लिए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपको इस तरह ज़बरदस्ती से ये सब करते देख मैं खुश हो जाऊंगा? मैं अभी वो सब कुछ भी नहीं करूंगा जब तक कि आप खुद ऐसा कुछ नहीं चाहती। और रही बात हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने की, तो वो तभी होगा जब आप दिल से इस सब के लिए तैयार होंगी, ना कि सिर्फ मेरी खुशी के लिए। निहाल ने जब ये सब बोला तो रूहानी एकदम से अपनी आंखें फाड़ फाड़ उसके चेहरे को देखे जा रही होती है। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि निहाल उसे इतनी अच्छी तरह से समझता है और उसकी फीलिंग की भी इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई, पर अगले ही पल थोड़ा मुरझाए हुए चेहरे के साथ बोली, पर मिस्टर निहाल, मेरी वजह से आप कभी तक। रुहानी अभी इतना ही बोली थी कि तभी निहाल उसके होंठों पर अपनी उंगली को रखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ मिस रूहानी, आपको यह बात सोचकर बुरा लगता है कि मैं आपके लिए इतना करता हूँ और आपसे इतना प्यार करता हूँ, पर आप मुझे कुछ भी नहीं दे पा रही हैं और इसलिए आपने ये सब किया है। मैं सच कह रहा हूँ ना मिस रूहानी? पर मिस्टर निहाल, बस अब कुछ मत कहिए। हाँ मिस रूहानी, अगर सच बोलूं तो मैं आपको बहुत प्यार करना चाहता हूँ, आपको अपना बनाना चाहता हूँ, पर इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं बिना आपके मन के आपको अपना बनाऊं, और ना ही आप आगे कभी कुछ ऐसा सोचिएगा। अगली सुबह रूहानी आज भी सुबह के 4 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि 5 बजे राठी सर उसे रोज की तरह पढ़ाने आने वाले थे। इसीलिए वो उठकर जल्दी से फ्रेश हो स्टडी रूम में जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर बड़े ही आराम से सोए निहाल पर जा पड़ती है, जिसे देखते ही वो एक पल के लिए वहीं रुक गई और कमरे से बाहर जाने की बजाय निहाल के पास जा बैठ गई और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखते हुए खुद में बोली, थैंक यू मिस्टर निहाल, मुझे इतना समझने के लिए। सच में मैं बहुत ज़्यादा लकी लड़की हूँ जो आप मुझे मिल गए। ये बोल बड़े ही आराम से निहाल के सर पर एक प्यारा सा किस कर वापस से कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाती, पीछे से निहाल उसका हाथ एकदम से पकड़ लेता है और कहता है, क्या बात है मिस रूहानी, आज आपको अपने पति पर बड़ा प्यार आ रहा है। जैसे ही रूहानी निहाल की आवाज़ सुनती है, वो मुस्कुरा पड़ती है और उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, हाँ तो क्यों ना आएगा मुझे प्यार। अब आप हैं ही इतने स्वीट तो प्यार तो आएगा ही ना। अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर चलिए, मुझे भी अपनी पत्नी पर बहुत प्यार आ रहा है, तो मैं क्या करूं? तो आप अपनी पत्नी को प्यार कर लीजिए और क्या। रूहानी हंसते हुए कहती है और निहाल इससे पहले कि उसके करीब आ पाता, वो अपना हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ दौड़ पहुंच जाती है और वहां से चिढ़ाते हुए कहती है, मिस्टर निहाल, आपकी पत्नी इतनी आसानी से आपके हाथ नहीं लगने वाली है, तो कोशिश जारी रखिए। फिलहाल तो मैं चली। ये कह वो कमरे से चली जाती है और निहाल बस बेड पर उठकर बैठते हुए मुस्कुरा देता है और बोलता है, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, कल तो खुद मेरे पास शिकार होने आ रही थी और आज मुझे किसके लिए भी तड़पा रही है। कोई बात नहीं मिस रूहानी, मैं भी शेर हूँ, शिकार तो आपका करके ही रहूंगा। इधर जब रूहानी स्टडी रूम पहुंची, तब तक राठी सर वहां पर आ चुके थे और कुर्सी पर बैठकर किसी किताब को पलट रहे थे। जैसे ही रूहानी कमरे के अंदर आती है, सर को देख वो मुस्कुराकर बोलती है, गुड मॉर्निंग राठी सर। अरे रूहानी, तुम आ गई? गुड मॉर्निंग। मुझे तो लगा तुम अभी भी सो रही होगी। नहीं सर, वो दरअसल अलार्म लगाकर लेटी हूँ रात में सोने से पहले, तो टाइम से उठ जाती हूँ। चलो अब धीरे धीरे तुम बड़ी तो हो रही हो। अच्छा वैसे तुम्हें पता तो है ना कि परसों से तुम्हारा एग्जाम शुरू हो रहा है और तुम्हें इस बार अच्छे मार्क्स लाने हैं, तभी तुम अगले सेमेस्टर में जा सकोगी। जी सर, मुझे पता है। मिस्टर निहाल ने मुझे बताया था, मैं आपको निराश नहीं करूंगी और पूरी मेहनत कर अच्छे मार्क्स लाऊंगी, पक्का। अच्छा अब चलो पढ़ाई शुरू करो। राठी सर के कहने पर रूहानी भी अपनी किताब निकाल सवाल सॉल्व करने लगी। रूहानी बहुत ही मन लगाकर अपनी किताब में डूबी हुई थी और सामने बैठे राठी सर उसे देख देख बस मुस्कुराए जा रहे थे। रूहानी के चेहरे पर आ रहे खुले बाल उसे बार बार परेशान कर रहे थे,
इससे पहले कि रूहानी अपने बालों को पीछे करती, राठी सर झट से उठकर उसकी तरफ आ खड़े हो गए और एक अजीब तरह से उसके बालों को अपने हाथों से पीछे की तरफ करने लगे। उनके इस तरह के बर्ताव से रूहानी को बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था, पर वो ये सोचकर चुप रह गई कि शायद राठी सर उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और वापस से सवाल बनाने में लग गई। इधर आज सुबह के 5:30 बजे ही रुक्मणी जी की नींद खुल चुकी थी। चूंकि उन्हें अब नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपने कमरे से निकल बाहर हॉल में आकर कुछ वक्त के लिए अकेली बैठ गईं। पर अभी वो कुछ ही देर बैठी होंगी कि तभी उनके कानों में किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई दी। इतनी सुबह सुबह कौन जग गया? और ये आवाज़ तो निहाल के स्टडी रूम की तरफ से आ रही है, पर इतनी सुबह तो वो नहीं जगता है। जाकर देखती हूँ बात क्या है। रुक्मणी जी ये सोचते हुए स्टडी रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। वो एक एक कदम कमरे की तरफ बढ़ाए चली जा रही थी और इधर कमरे में इस बात से अनजान रूहानी खुशी से अपनी पढ़ाई करने में मगन थी। रुक्मणी जी जैसे ही स्टडी रूम का दरवाजा खोलती हैं, सामने का नज़ारा देख पूरी तरह से सौंग रह जाती हैं और हैरान होते हुए खुद में कहती हैं, हे भगवान, ये सब क्या है? इस कमरे में चूहे कहाँ से आ गए? वो भी इतना मोटा। तभी तो मैं सोचूं कि कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें क्यों आ रही थी। अगर इस चूहे को जल्दी से जल्दी यहाँ से नहीं निकाला तो ये निहाल का सारा इम्पोर्टेंट फाइल सबको खराब कर देगा। एक काम करते हैं, जल्दी से चूहेदानी लगा देते हैं। रुक्मणी जी इतना सोच जल्दी से चूहेदानी को वहीं कमरे के बीचों बीच लगा कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद रूहानी, निहाल और राठी सर जो उसी कमरे में बैठ के नीचे छिपे हुए थे, एक साथ बाहर आते हुए राहत की सांस लेने लगते हैं। आज तो मिस्टर निहाल आपने हमें बचा ही लिया, वरना माँ के साथ साथ पूरे घर में सबको पता चल जाता कि मैं अभी भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। रूहानी निहाल की तरफ देखते हुए बोली, जिस पर निहाल बोला, अरे ऐसे कैसे फंसने देता आपको? ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपकी पढ़ाई ना रुकने दूँ। और फिर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर ऐसे में आपको कोई घर का टेंशन होगा तो आप पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगा पाएंगी? इसीलिए आप इस बात को सोचकर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि इस बारे में किसी को भी पता चलेगा, क्योंकि वो सब मैं संभाल लूँगा। जब राठी सर निहाल को रूहानी के इतने पास खड़े हो उसे हिम्मत देते देखते हैं, तो वो झट से खुद रूहानी के पास आ उसके कंधे पर अपना मजबूत हाथ रखते हुए बोलते हैं, हाँ रूहानी, तुम अभी इस सब के बारे में कुछ मत सोचो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। देखना तुम इस बार पूरे कॉलेज में बहुत अच्छा मार्क्स लाओगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। राठी सर की बातों को सुन रूहानी बस एक हल्का सा स्माइल कर देती है, पर इसके बाद भी राठी सर उसके कंधे पर से हाथ नहीं हटाते हैं। ये देख उसे थोड़ा अजीब सा फील होता है, इसीलिए वो बहाना बनाते हुए बोली, राठी सर, आप काफ़ी मेहनत करके मुझे यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते हैं, पर अब परसों से तो मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब आप कल से मुझे पढ़ाने मत आइए, क्योंकि अब इन 1-2 दिनों में मैं अपने पढ़े हुए लेसन का रिवीजन करने का सोच रही हूँ। ये कहते कहते रूहानी राठी सर से कुछ दूर जा निहाल के पास जा खड़ी हो गई, पर उसकी इन बातों को सुन राठी सर पूरी तरह से स्तब्ध हो गए और हड़बड़ाते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे तुम्हें पढ़ाने ना आऊँ? मेरा मतलब है कि अगर मैं तुम्हें पढ़ाने आऊँगा तो इन 2 दिनों में तुम्हें जितने भी लेसन में कोई प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करवा दूंगा, वरना तुम बेकार में एक ही लेसन में कितना टाइम देती रहोगी। पर राठी सर, रूहानी अभी इतना ही बोल पाई थी कि तभी निहाल रूहानी की तरफ देख उसे समझाते हुए बोल पड़ा, मिस रूहानी, वैसे राठी सर बिल्कुल सही ही कह रहे हैं। देखो तुम ये सब मत सोचो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सर के आने से तुम्हें हेल्प ही होगी, समझी आप? निहाल के बोल देने के बाद रूहानी और आगे कुछ नहीं बोल पाई, इसीलिए चुप रह गई। पर उसे राठी सर का अपने आसपास होना बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करा रहा था। 10 बजे का समय 10 बज चुका था। सभी लोग नाश्ता कर अपने अपने काम में लग गए थे। निहाल भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, पर वो काफ़ी समय से टाई बांधने की जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार ही हुए जा रही थीं, क्योंकि उसने कभी टाई खुद से बांधी ही नहीं थी। इसी वजह से उससे हो नहीं रहा था। तभी मन में कुछ सोचते हुए रूहानी कमरे में आ रही होती है, पर जैसे उसकी नज़र निहाल पर जाती है कि वो अपने मन के विचारों को कुछ समय के लिए साइड में रख निहाल के पास जाते हुए पूछी, क्या हुआ मिस्टर निहाल, आप इस तरह से चिड़चिड़े क्यों लग रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या बताऊं मिस रूहानी, मेरे गुस्सा होने का कारण ये टाई है।
देखिए ना, इसे कब से बांधने की कोशिश करे जा रहा हूँ, पर अभी तक बांधने में सफल नहीं हो पाया हूँ। ऊपर से मुझे देरी अलग हो रही है। निहाल की बातों को सुन रूहानी 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गई और हैरानी से निहाल के चेहरे को देखते हुए पूछी, पर मिस्टर निहाल, आप तो डेली टाई लगाते हैं तो फिर? वो दरअसल मुझे टाई बांधनी नहीं आती है। मैंने खुद से कभी भी टाई नहीं लगाई है। वो तो इन सब के लिए स्टॉप रखे थे, पर अभी माँ, बुआ माँ सब घर में है, इसीलिए उन लोगों को छुट्टी दे दी है। जैसे ही रूहानी ये सुनती है कि इतने बड़े बिजनेसमैन को एक छोटी सी टाई बांधनी नहीं आती है, वो अपनी हंसी रोक नहीं पाती है और खिलखिलाकर बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह हंसने लगती है। रूहानी को इस तरह से खिलखिलाकर हंसते हुए देख निहाल पूछता है, आप मुझ पर हंस रही हैं मिस रूहानी? अरे, अब इतने बड़े बिजनेसमैन को टाई बांधनी नहीं आती है, ये जानेंगे तो हंसी तो आएगी ही ना। वैसे आप इतने छोटे से काम के लिए भी स्टाफ रखते थे? बात बड़ी ही हैरानी की है। हाँ भाई, आप लोग तो इतने पैसे वाले हो, फिर क्यों नहीं रखेंगे हर एक काम के लिए स्टाफ? प्लीज़ ना मिस रानी, अब मेरी टांग खींचना बंद कीजिए और अगर आपको टाई बांधनी आती है तो थोड़ी हेल्प कर दीजिए। वैसे भी कब से कोशिश कर रहा हूँ, पर यह मुझसे हो ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कर देती हूँ, पर आप पहले खुद को सीधा खड़ा कीजिए और इस तरह बार बार इधर उधर घूमेंगे तो मैं टाई कैसे बांधूंगी? रूहानी निहाल को सीधा खड़ा कर खुद उसके करीब जा उसकी टाई को बड़ी ही शिद्दत के साथ बांधने लगती है। लेकिन तभी निहाल के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आती है और वो मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों से रूहानी की कमर को पकड़ लेता है और उसको झटके से अपने बेहद करीब खींच लेता है। निहाल के ऐसा करने से रूहानी का पूरा शरीर निहाल के शरीर से जा चिपक जाता है, जिस वजह से वो शर्माकर लाल होने लगती है और निहाल के चेहरे को देखते हुए पूछती है, ये आप क्या कर रहे हो मिस्टर निहाल? प्लीज़ इस तरह की हरकत मत कीजिए, कोई देख लेगा तो। प्लीज़ छोड़िए मुझे। अरे, कोई देख लेगा तो क्या होगा? वो खुद ब खुद बिना कुछ बोले चला जाएगा, क्योंकि मैं आपका पति हूँ और मेरी मर्जी, मैं अपनी पत्नी को जब चाहूँ तब प्यार करूँ। आप ये बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर हैं मिस्टर निहाल। आपकी टाई बन चुकी है, तो अब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। यह टाई बंधवाना तो एक बहाना था मिस रूहानी, ताकि इस बहाने मैं कुछ वक्त आपके करीब आ सकूं। वैसे आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूँ कि आज सुबह वाली हमारी किस अधूरी रह गई थी। उस वक्त तो आप मेरे हाथों से निकल गई थी, पर इस वक्त। निहाल इतना कहते हुए रूहानी के होठों को अपने हाथों की उंगलियों से बड़ी नरमी के साथ छूता है, जिससे रूहानी भी निहाल के प्यार में मदहोश होने लगती है और उन दोनों के बीच बातों का सिलसिला बंद हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता निहाल रूहानी के होठों के करीब बढ़ने लगता है और रूहानी भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर अभी उनके होंठ एक दूसरे के आगोश में समाते उससे पहले ही एकदम से कमरे में बेधड़क राखी घुसे चली आई और सामने का नज़ारा देख वो शर्म से तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गई। सॉरी सॉरी निहाल भाई, मैंने कुछ भी नहीं देखा। वो बस, मैं तो आप दोनों को बुलाने आई थी, मैं जा रही हूँ। एक ही सुर में राखी सारा कुछ बोल पड़ती है और उसकी आवाज़ सुनते ही रूहानी और निहाल एक दूसरे से दूर खड़े हो शर्म के मारे इधर उधर देखने लगते हैं। निहाल रूहानी से धीरे से बोलता है, मिस रूहानी, मैं तो चला, आप संभालिए राखी की बच्ची को। हर बार कोई ना कोई आकर मेरे रोमांस का सत्यानाश कर देता है। हाँ। चिड़चिड़े हो निहाल कमरे से बाहर चला जाता है और उसके चले जाने के बाद रूहानी खुद में धीरे से बोलती है, बोलकर तो ऐसे निकल गए जैसे कि मुझे शर्म आती ही नहीं है। अब ये राखी मेरे साथ पूरा दिन मजाक करेगी, ऊपर से गुस्सा भी खुद ही होकर बैठे हैं। ये सब खुद में धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए रूहानी थोड़ा नॉर्मल बिहेव करते हुए राखी के पास जाते हुए बोली, कोई काम था क्या राखी? वो रूहानी भाभी, मैं तो आप दोनों को नीचे बुलाने के लिए आई थी, पर लगता है मेरे आने का टाइमिंग सही नहीं थी। भाई गुस्सा हो गए होंगे ना? मुझे पता है निहाल भाई आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ढूंढते रहते हैं, पर हम सब की वजह से आप दोनों को अकेले में टाइम नहीं मिल पाता है। प्लीज़ राखी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भला आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? वो तो बस उनके मूड के ऊपर होता है। अब आप तो अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हैं। ऑफिस से आने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, तो उनके गुस्से के बारे में सोचना छोड़िए और चलिए जाकर देखते हैं कि नीचे कुछ काम तो नहीं है ना। रूहानी राखी को अपने साथ लेकर कमरे से नीचे की तरफ चली जाती है और वो हाल में जाकर बुआ माँ की बगल में बैठते हुए बोली, बुआ माँ, आज घर के कुछ सामान लेने मुझे मार्केट जाना है, तो अगर आपको कोई ज़रूरत का सामान मंगवाना हो
तो मुझे बता दीजिए, मैं ले आऊँगी। पर रूहानी बहू, निहाल तो ऑफिस के लिए निकल गया है, तो तुम मार्केट कैसे जाओगी? बुआ माँ, मैं हमेशा से खुद ही मार्केट का सारा काम करती हूँ। मिस्टर निहाल हर वक्त मुझे लेकर जाएं और लेकर आएं तो ये संभव नहीं है ना, इसीलिए मैं खुद ही ये सब कर लेती हूँ। जैसे ये बात सभी सुनते हैं, सभी के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है। राखी मनी मन खुद में कहती है, भाभी ने तो खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।